नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखी की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं सुख प्रकरण के अंतर्गत मीन लग्न की कुंडली में भूमि अर्थात भू संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान आदि के योग के विश्लेषण को लेकर। तो जो भी जातक मीन लग्न की कुंडली से संबंधित हैं वह इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण रोचक प्रसंग को। यदि किसी के जन्मांक चक्र में पहले भाव में 12 लिखा दिखाई दे तो आप यह मान लीजिए कि वह मीन लग्न की कुंडली है। अगर पहले भाव में 12 लिखा हुआ है तो वह मीन लग्न की कुंडली होती है। मीन लग्न की कुंडली के अंतर्गत हम आज ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि मीन लग्न की कुंडली के जातक के जीवन में जमीन जायदाद, मकान आदि का जो सुख है वह उसे कब प्राप्त होता है, वह सुख उसको किन सूत्रों के या किन नियमों के आधार पर प्राप्त होता है और किस प्रकार से आप यह विश्लेषण कर सकते हो, कौन से नियम या सूत्र आप वहां पर प्रयोग करोगे जिसके आधार पर आप किसी जातक को यह बताओगे कि उसके जीवन में जो भूमि का, भवन का जो सुख है वह उसको कब प्राप्त होगा और कितना सुख प्राप्त होगा। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में सुख आता है लेकिन वह सुख अत्यधिक दिन तक नहीं रुकता, तो उसका भी आप विश्लेषण करना सीखोगे। या कभी कभी अनेक शहरों में किसी व्यक्ति के बहुत सारे मकान, जमीन जायदाद होती है और कभी किसी के एक शहर में भी नहीं होती, तो उन सभी स्थितियों को भी हम मीन लग्न के कुंडली के अंतर्गत जानेंगे। सबसे पहले अगर किसी कुंडली के पहले भाव में 12 लिखा हुआ है तो वह मीन लग्न की कुंडली है। इस कुंडली के अंतर्गत जो लग्नेश होते हैं वह गुरु बृहस्पति होते हैं। वहीं दूसरे भाव अर्थात धन भाव, अचल संपत्ति का भाव भी कहा जाता है, ये वाणी का भी भाव कहा जाता है, विद्या का भाव भी कहा जाता है, कुटुंब का भाव भी दूसरा भाव कहा जाता है। उसके अधिपति यहाँ पर मंगल हो जाते हैं। वहीं तीसरा भाव, जो तीसरे भाव के अधिपति शुक्र होते हैं, तीसरे भाव के अधिपति जो कि पराक्रम भाव है, छोटे भाई बहनों से संबंधित भाव है, उसके अधिपति शुक्र होते हैं। वहीं चौथे भाव के अधिपति बुध हो जाते हैं, जो सुख भाव कहा जाता है, उसके अधिपति बुध हो जाते हैं। तो मीन लग्न की कुंडली के अंतर्गत हमको विशेष ध्यान जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं अर्थात जो बुध हैं उनका देखना होगा। वहीं जो पंचम भाव के अधिपति होते हैं वह चंद्रमा हो जाते हैं। पंचमेश होने के कारण, त्रिकोणाधिपति होने के कारण जो चंद्रमा है वह अति शुभ होते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। वहीं जो छठे भाव के अधिपति यहाँ पर सूर्य हो जाते हैं। सप्तम भाव के अधिपति बुध होते हैं, तो यहाँ पर बुध को मारक, ये मार्केश भी कहे जाएंगे क्योंकि यहाँ सप्तम भाव के अधिपति हैं, तो मारक तत्व इनको प्राप्त हो जाता है। वहीं अष्टम भाव के अधिपति शुक्र होते हैं, जो कि आय से जो कि जो जीवन से संबंधित मृत्यु का भाव कहा जाता है, तो अष्टम भाव से संबंधित रहते हैं शुक्र। शुक्र अष्टमेश होते हैं इस कुंडली के अंतर्गत। और वहीं यहाँ पर ये पराक्रमेश भी होते हैं, शुक्र अष्टमेश भी होते हैं और पराक्रमेश भी होते हैं, तृतीय भाव के भी अधिपति होते हैं। और अगर हम देखें नवम भाव के अधिपति को, तो नवम भाव के अधिपति अर्थात भाग्य जो होते हैं वे मंगल हो जाते हैं और जो गुरु हैं वह दसम भाव के अधिपति भी होते हैं। तो लग्नेश को यहाँ पर कर्मेश भी हम कहेंगे क्योंकि दसम भाव के अधिपति भी गुरु ही होते हैं। यहाँ पर जो एकादश भाव है उस भाव के अधिपति शनि होते हैं और द्वादश भाव के अधिपति भी शनि होते हैं। तो आय और व्यय का जो आधिपत्य है वो शनि देव के पास में मीन लग्न की कुंडली के अंतर्गत रहता है। यहाँ तक हम यह समझ चुके हैं और यहाँ पर यह स्पष्ट हो चुका है कि इस कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा बहुत ही विशेष सुखकारी यहाँ पर आप कहोगे चंद्रमा के लिए, और साथ ही साथ जो गुरु हैं वो भी यहाँ पर इस कुंडली के अंतर्गत बहुत ही सुखदायक रहेंगे, योग कारक ग्रह माने जाएंगे।
क्योंकि वह लग्न लग्न भाव के भी अधिपति होते हैं और दसम भाव के अधिपति भी होते हैं, और वहीं चंद्रमा त्रिकोणाधिपति होते हैं। यहां पर हम देखें तो बुध को देखेंगे, अगर बुध यहां अपने चतुर्थ भाव में ही विराजित हो जाए, या बुध यहां पर सप्तम भाव में विराजित हो जाए, या फिर बुध दसम भाव में विराजित हो जाए, या बुध लग्न में विराजित हो जाए, तो लग्न में होंगे तो ये नीच के हो जाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, लग्न में नीच के हो जाएंगे, क्योंकि जो बुध हैं वह मीन लग्न में, मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए यहां पर नीच के हो जाएंगे। अब हमको कहां देखना है कि बुध जब भी उच्च अवस्था में हो, स्वग्रही हो, मित्र के घर में हो, मित्र क्षेत्री हो, उन सभी अवस्थाओं में उस व्यक्ति के जीवन में भूमि आदि से संबंधित जो सुख है वह सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर यहीं पर हम देखें कि जो बुध हैं वह दसम भाव में विराजित हों और गुरु चतुर्थ भाव में विराजित हो जाए, अगर गुरु यहां पर विराजित हो जाए चतुर्थ भाव में और बुध यहां विराजित हो जाए दसम भाव में, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति बनेगी, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सुसज्जित भवन उसको प्राप्त होता है। जब भी गुरु की महादशा हो, या फिर बुध की अंतर्दशा हो, या बुध की महादशा गुरु की अंतर्दशा, कहीं ना कहीं ये अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। जब भी इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, दशा स्थिति में होंगे, तब वह निश्चित रूप से इस प्रकार का सुख उस व्यक्ति को जीवन में देने वाले होंगे। वहीं अगर हम देखें कि गुरु और मंगल, यहां पर क्योंकि मंगल इस कुंडली के अंतर्गत भाग्येश हो जाते हैं, भाग्य भाव के अधिपति हो जाते हैं मंगल, तो यहां अगर मंगल यहां पर विराजित हो जाएं तो ये उच्च के हो जाएंगे, और वहीं इनके साथ में बुध भी विराजित हो जाएं जो कि चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। साथ ही साथ जब भी ये स्थिति बनेगी तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत कम परिश्रम से अपना जो मकान है, अपनी जो जमीन जायदाद है वह उसको प्राप्त होती है। उसको जमीन का, मकान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है, और उसके लिए उसको बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करने होते, कम प्रयत्न में, कम प्रयास में ही उसको ये सफलता मिल जाती है। वहीं अगर बुध दूसरे भाव में चले जाएं, क्योंकि जो धनेश हैं वो मंगल हो जाते हैं, धन भाव में उन मंगल के घर में चले जाएं यहाँ पर बुध, ऐसी स्थिति में, और साथ ही साथ ये स्वयं शुभ ग्रह हैं, और साथ ही साथ इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे गुरु यहाँ पर हंस नामक योग बनाते हुए बुध को देखें पंचम दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में जब भी ऐसी स्थिति होगी तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से भूमि का सुख अवश्य प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के जीवन में भूमि का सुख, जमीन का सुख, मकान का सुख, जब भी इनकी दशा, अंतर्दशा, महादशा होगी तो दशा काल में वह सुख उस व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही आएगा। वहीं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर इस कुंडली के अंतर्गत, जो मीन लग्न की कुंडली है, इसके अंतर्गत बुध अगर नीच अवस्था में चले जाएं, बुध अगर आठवें भाव में विराजित हो जाएं, बुध अगर 12वें भाव में विराजित हो जाएं जो कि व्यय भाव है, बुध अगर षष्ठ भाव में विराजित हो जाएं, ऐसी स्थिति जब भी होगी तो उस जातक के जीवन में जमीन संबंधित, मकान संबंधित परेशानियां उस व्यक्ति को प्राप्त होंगी। या तो वह उनको किसी भी कारण से बेच देगा, अगर वही जो छठे भाव में चले जाएं तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं कोई कानूनी पचड़े में वो जमीन फंस जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी का मामला उसके ऊपर आ जाएगा, ऐसी स्थिति उसके साथ में बन जाएगी। कहीं ना कहीं वह विवाद में आ जाएगी, और वहां शत्रुओं को बढ़ाने वाली, वह उस जमीन से संबंधित शत्रुओं को बढ़ाने वाली वह स्थिति भी बन जाएगी।
वहीं अगर अष्टम में पहुंच जाएं तो आपको यह जानकारी नहीं होगी कि कौन कौन सी परेशानियां आपको उस जमीन से संबंधित होंगी, लेकिन ऐसी परेशानियां जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की है, इस तरह की समस्याएं भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, जो कि अदृश्य हैं। कहने का अर्थ है कि जिनके बारे में आप अवगत नहीं है, ऐसी समस्याएं आपको उस जमीन, मकान आदि से संबंधित प्राप्त होती हैं। वहीं अगर व्यय भाव में चले जाएं तो उस स्थिति में किसी भी कारण से आप उस मकान आदि को, जो भी आपके पास में जमीन जायदाद है, मकान है, उसको उस स्थिति में कहीं ना कहीं बेचने की स्थिति भी आ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नीच हो गए तो नीच अवस्था में तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित परेशानियां देंगे ही देंगे। अगर यहां पर हम देखें कि जो इस कुंडली के अंतर्गत, जैसे कि जो लग्नेश हैं, गुरु हैं, गुरु और बुध की कहीं युति हो जाए, अगर गुरु और बुध की यहाँ पर युति हो जाती है, यहाँ युति हो जाए या फिर यहाँ पर युति हो जाए, ऐसी स्थिति में, और साथ ही साथ अगर मंगल यहाँ पर विराजित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब भाग्येश आय भाव में चले जाएं और वहीं पर लग्नेश और जो चतुर्थेश हैं वह या तो चतुर्थ भाव में हो या नवम भाव में हो, बहुत ही शुभ स्थिति ये कही जाएगी। ऐसी स्थिति में उस जातक के जीवन में मकान आदि का सुख बहुत अच्छा प्राप्त उस व्यक्ति को होता है। मीन लग्न की कुंडली में अधिकतर एक ही स्थान पर जो व्यक्ति हैं उनको सफलता प्राप्त होती है। जमीन जायदाद अधिकतर उनकी एक स्थान पर ही होती है, जबकि अगर वहां पर बुध किसी चर राशि में विराजित हो जाए, अगर बुध किसी चर राशि में, जैसे कि यहाँ बुध चले जाएं, तब उस स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी, एक शहर से दूसरे शहर पर भी उनकी जमीन जायदाद हो सकती है, उनको जमीन जायदाद का लाभ हो सकता है। और अगर वह स्थिर राशि में ही रहें तो उस स्थिति में वहां पर उनको कहीं ना कहीं जमीन जायदाद आदि से एक ही स्थान पर होगी। लेकिन यहाँ पर अधिकतम जो मीन लग्न की, क्योंकि ये जो यहाँ पर राशि है ये द्विस्वभाव राशि है, तो ये कम से कम एक स्थान के साथ साथ में यहाँ दोनों गुण मिलेंगे कि एक ही जगह पर न होकर कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर भी कुछ ना कुछ, चाहे वह थोड़ी हो लेकिन जमीन जायदाद ऐसे रहती अवश्य है। अगर यही स्थिर राशि होती तो वहां पर आप ये कहते स्थिर राशि में ही जो चतुर्थाधिपति हैं वह भी स्थिर राशि में बैठे, और जो चतुर्थ भाव है वह जो राशि है, चतुर्थ भाव में जो राशि है वह भी अगर स्थिर राशि है तो एक ही स्थान पर उस व्यक्ति की जमीन जायदाद आदि होती हैं, एक ही शहर में उसको ये सारी जो जमीन जायदाद आती हैं वो मिलती हैं। और अगर वहीं पर चर राशि है तो कई शहरों में उसकी जमीन जायदाद, मकान आदि को सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण और विशेष सूत्र हैं जो मैंने आपको यहाँ पर इस कुंडली से संबंधित बताए हैं। एक सूत्र आप विशेष रूप से देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपको आय से, आपको कम परिश्रम से भी किस प्रकार से लाभ होगा यह भी बता दिया। अब देखिए, यदि ये लग्नेश, तृतीयेश, लग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश और नवमेश और द्वादश, ये यदि, अब यहाँ इस कुंडली में आप देखिए कौन कौन होंगे, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए और मंगल हो गए और शनि हो गए। तो ये सभी के सभी अगर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों तो वो बहुत बड़ा जमींदार होता है व्यक्ति, खूब जमीन जायदाद होती है, बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान उसके पास में होते हैं। यहाँ पर आपको क्योंकि मंगल का विशेष देखना चाहिए, तो अगर मंगल आय भाव में हो तो बहुत ही अच्छा सुख है, क्योंकि मंगल कारक होते हैं भूमि आदि के, और अगर वह उच्च के हो जाए कुंडली के अंतर्गत तो ऐसी स्थिति बहुत ही सुखद स्थिति मानी जाती है, जो कि खुद अचल संपत्ति के भी हैं और वह आय भाव में भी चले गए, जो कि भाग्याधिपति भी हैं। तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद का सुख मीन लग्न की कुंडली में अगर मंगल अच्छी अवस्था में है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को प्राप्त होता है।
यहाँ पर मैंने जो विशेष सूत्र थे, जो विशेष नियम थे इस कुंडली से संबंधित आपके बीच में लेकर मैं उनको आया। आशा करता हूँ कि ये जो नियम है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम एक नए टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है और अब हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आप भी हमें सुझाव दे सकते हो कि अब हमें किस टॉपिक के ऊपर अपनी जो वीडियो है लेकर आनी चाहिए। कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही साथ शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख सकें और हमसे जुड़ सकें, ताकि उनको बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त होती रहें। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ बसंत पंचमी की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।